नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल बग जिसकी राइटर है मेहरुन्निसा, उसकी ये दूसरी एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मुतहत की मेहंदी का फंक्शन उसके घर के लॉन में ही अरेंज किया गया था। चूँकि ये थीम वेडिंग थी, सो सब ने उसी लिहाज से लिबास पहन रखे थे। हाले ने ग्रीन सादा सूट के साथ शॉकिंग पिंक कामदार दुपट्टा पहन रखा था, जो कि उसने अपने जहेज़ के कपड़ों से निकाला था। ये बात अम्मा को पता नहीं थी। बाल कर्ल करके खुले छोड़ दिए थे और मूड सख्त ख़राब था। इसके बरक्स मेहरमा ने शॉकिंग पिंक शॉर्ट शर्ट के साथ ग्रीन दुपट्टा ओढ़ रखा था और बहुत अच्छे मूड में थी। हसन और मेहरमा किसी फैमिली के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मेहरमा ने कई बार उसको बुलाना चाहा, लेकिन बेसूद। अब वो मुँह सुजाए कोने में अलग थलग बैठी थी। हारून के रात वाले रवैये के बारे में सोच रही थी। जब हारून ने दूर से उसको वहाँ बैठी देखा था, वो कदम कदम चलता उसके पास जा रहा था। अब वो उसके करीब पहुँच के उसके साथ जुड़ के बैठ चुका था। हाले उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, दिल में खुश भी हुई थी, मगर जाहिर नहीं होने दिया था। अब भी नाराज़ हो, नरमी से पूछा गया था। वो सीधा पॉइंट पे आया था, मगर जवाब नदारुद। आई एम सॉरी हाले, रियली आई एम सॉरी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था यार, बस मैं गुस्से में था। मुझसे बात तो करो यार, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। वो जैसे बेबसी से बोला था, मगर वो अब भी खामोशी से गर्दन मोड़े हसन को किसी लड़की से बात करते देख रही थी। इसको तो देख लूँगी हाले, मुझे बस तुम्हारा उसकी फ़िक्र करना अच्छा नहीं लगा था। हनूज़ खामोशी। हाले यार कुछ तो बोलो। वो भी खामोश थी और फिर अचानक हारून उठा था और पूरे कद के साथ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। अल्लाह अल्लाह हारून क्या कर रहे हो, उठो सब देख रहे हैं, वो बखलाते हुए बोली थी। यार मैं समझ गया हूँ, अब ऐसा नहीं होगा कभी, आई स्वेयर, प्लीज़ माफ़ कर दो। हाँ 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 किया माफ़, अब उठो, वो उसको बाजू से पकड़ते हुए बोली थी। हारून खुल के मुस्कुरा दिया था। मेहरमा जो कब से उन दोनों को ही देख रही थी, अब उनके करीब आ चुकी थी। हारून ये सब क्या था, उसने आते ही संजीदा लहजे में सवाल किया था। हारून नासमझी से उसको देखने लगा था। हाले भी अपनी बहन को देख रही थी। आप ही क्या हो गया, यहाँ कितने सारे लोग हैं, अंदाज़ा है क्या सोचते होंगे वो तुम दोनों को, अक्ल है या नहीं। इस शादी में तुम लोग आम लोग नहीं हो, सब जानते हैं कि तुम हाई कोर्ट जज मिराज सुल्तान की बेटी हो। और तुम, अब उसका इशारा हारून की तरफ था, तुम मैंने शाहिद हुसैन के बेटे हो। कोई होश है तुम दोनों को, ये पब्लिक प्लेस है, तुम दोनों का घर नहीं। यहाँ अगर 100 दोस्त हैं तो 1000 मुखालिफ भी हैं। वो उनको डपटते हुए बोल रही थी। तुम क्या कह रही हो यार, हम दोस्त हैं, ये मुझसे नाराज़ थी और मैं इसको मना रहा था बस, और मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। हारून गुस्से से बोला था। उसे मेहरमा का ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था। हारून आराम से, हालिद ने तनबीह की थी। तुम्हें नहीं होगी लेकिन मुझे है, इसीलिए मैं अपनी बहन को लेके जा रही हूँ। और तुम देख लो आसपास बहुत लड़कियाँ होंगी, उनके कदमों में जाके बैठो और बनवाओ स्कैंडल। चलो हाले। साथ ही हाले का बाजू पकड़ के अपने साथ खींचती चली गई थी। पीछे हारून तुलमलाता रह गया था। हाले का बाजू पकड़े वो अब लोगों से काफ़ी दूर ले आई थी। यहाँ बहुत कम लोगों की नज़र जाती थी। आप ही सुन तो लो, हाले अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली थी। अब वो दोनों आमने सामने खड़ी थी। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है हाले, मेहरमा दुख से बोली थी। आप ही आइंदा ऐसा नहीं होगा, हाले शर्मिंदा से बोली थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितने लोग देख रहे थे। आइंदा ऐसा नहीं होगा आप ही, हाले ज़ोर दे के बोली थी। मुझे तुम्हारी परवाह है हाले, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हारे बारे में गलत बात करे। और यहाँ हाले ने महर को गले लगा लिया था और उसके कान के पास यकीन दहानी करवाई थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेहरमा ने एक गहरी सांस खारिज की थी और हाले को नरमी से खुद से दूर किया था। चलो मिसेस जिब्रान, तुम्हारा पूछ रही थी कब से, और उसको लिए आगे बढ़ गई थी। हारून दूर से उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखता रहा था और फिर खामोशी से एक टेबल पर बैठ गया था। उसका मूड सख्त ख़राब हो चुका था। खाना खुल गया था। हाले और मेहरमा अपनी प्लेट्स में खाना निकाल रही थी कि कब से आती हारून की आवाज़ पे एक साथ मुड़ी थी। आई एम सॉरी, वो शर्मिंदा सा बोला था। महर ने हसन को देखते हुए आइंदा ख्याल रखना कहकर बात ख़त्म कर दी थी। हसन हॉन्कों की तरह सबको देख रहा था। कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या चल रहा है, बल आखिर उसने पूछ ही लिया था। तुम तो चुप ही रहो गैंडे, हर बात इस हसन गुलाम को बताओ जैसे हमें और कोई काम नहीं है। हाले उसको तपाते हुए बोली थी। महर और हारून दिलचस्पी से ये जंगे अजीम देख रहे थे और वो तब भी क्या था। तुम तो जैसे मलका हो ना कहीं की, गैंडा मैं हूँ तो तुम क्या हो, ज़रा प्लेट देखो अपनी। तुम्हें तो बेटा मैं देख लूँगी। ये सारे गुर तुम उस परकटी कबूतरी से सीख के आए हो ना, जिससे अभी बात कर रहे थे। आप देख रही हैं ना इसको, मेरी दोस्त के बारे में कैसे बात कर रही है। हसन ने गोया दुहाई दी थी।
हाले खबरदार, जो मेरे भाई के दोस्त को कुछ कहा हो तो जो कहना है, जितनी बेइज्जती करनी है मेरे भाई की करो। मैं मुस्कुराहट दबाकर बोली थी। हारून भाई आप ही कुछ बोल लें। अच्छा बस अब मेरे चीते को कोई तंग नहीं करेगा, वो फ़ौरन हसन का दफ़ा करते हुए बोला था। उसी तरह हंसते मुस्कुराते फंक्शन ख़त्म हुआ था और हारून ने उनको घर छोड़ा था। घर आके वो दोनों इतने थके हुए थे कि महर माँ के कमरे में ही सो गए थे, बेड पे महर और हाले, जबकि हसन सोफे पे ही सो गया था। सुबह में हाले की आंख अलार्म की आवाज़ से खुली थी। उसकी नींद अलार्म के बगैर नहीं खुलती थी, इसलिए वो फजर का अलार्म लगा के सोती थी। अलार्म को बंद करके वो उठी थी, वज़ू किया, जाए नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ने खड़ी हो चुकी थी। नमाज़ पढ़ के उसने महर को जगाया था और अब महर नमाज़ पढ़ रही थी, जबकि हाले हसन को उठाने लगी थी, जो कि गधे घोड़े बेच के सो रहा था। हसन को उठा के वो लॉन में चहलकदमी के लिए आई थी कि चौकीदार को मेन गेट खोलते देखा। उस वक्त कौन होगा, वो हैरत से सोचने लगी, लेकिन उसको ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ा था जब उसने सफ़ीर सुल्तान को हवेली में दाखिल होते देखा। पहले हैरत से और फिर खुशी से वो भागते हुए उसके पास पहुंच चुकी थी। सफ़ीर ने भी उसको अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, तभी उसको अपनी जगह पे ठहर चुका था। सफ़ीर की आंखें भी महरी की तरह भूरी थी, लेकिन उसकी आंखें अपनी माँ पे गई थी। साफ रंग, ऊंचा लंबा, कसरती बाजू, वो बाकायदगी से जिम जाता था। सतवा नाक और हमा वक्त होंठों पे सजी मुस्कुराहट, वो काफ़ी हैंडसम था। वो उसके करीब पहुंच चुकी थी और अब उसकी सांस फूल चुकी थी क्योंकि वो उससे काफ़ी दूर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो भूली सांसों के दरमियान बामुश्किल बोलती उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो हाले से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक था, हाले का फेवरेट कज़न और हारून शाहिद का ख़ानदानी दुश्मन। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो बदिक्कत बोल पाया था और हाले के चेहरे से नज़र हटाती मैं भी बिल्कुल फिट, वो चहकते हुए बोली थी। सफ़ीर को देख के वो बहुत खुश हो जाती थी। आप तो कल आने वाले थे ना? वो पूछ रही थी। अगर कल आता तो तुम्हारा इतना सरप्राइज्ड चेहरा देख सकता क्या? और अगर ये चेहरा देखना था तो आज तो आना बनता था, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। तो आप मेरे लिए आए हैं? कोई शक? उसने हाले की आंखों में देख के पूछा था। नहीं बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली थी। कुछ बना दो कि खाने को, भूख से मर रहा हूँ। अंदर दाखिल होते ही सफ़ीर उससे बोला था। शाला जीवे अल्लाह ते को मेरी भी हयाती दे छोड़ी। वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआ कर गई थी। वो जब खुश होती थी या दुखी तो अपनी मादरी ज़बान सराइकी खुद ब खुद उसके मुंह से निकलती थी। क्या हो गया हाले? वो उसकी आंखों के आगे हाथ लहराता उसको अपने हवास में वापस लाया था। जी मैं बनाती हूँ, आप मुँह हाथ धो लें, वो जल्दी जल्दी बोली थी। मैं आता हूँ 5 मिनट में, वो ये कह के जा चुका था, लेकिन हाले को उसके कुलून की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी अपने आसपास बेहद करीब। हाले ने जल्दी जल्दी चाय का पानी रखा कि सफ़ीर चाय का दीवाना था, उसे हर घंटे ये मशरूब दरकार था। फ्रिज से आटा निकाल के पेड़े बनाने लगी थी। इसके बाद 3 अंडे लिया और उनको फेंटने लगी थी। सफ़ीर 20 मिनट बाद बाहर आया था। वो शायद नहा के आया था क्योंकि गीले बाल माथे पे गिरे पड़े थे। हाले ने तकरीबन सब कुछ बना लिया था। अब वो किचन की तरफ आ रहा था। उसके कदमों की चाप खामोशी में ताश पैदा कर रही थी। महर सही कहती थी, उसकी चाप दिल रोक देती है। हाले ने एतराफ़ किया था। वाह यार कज़न, तुम तो बहुत तेज़ हो, वो हशाश बशाश सा बोला था। बस देख लें कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। हाँ भाई मान गया मैं। वैसे सब लोग उठे क्यों नहीं अब तक? उसने पराठे का नवाला लेते हुए पूछा था। एक्चुअली बाबा आउट ऑफ सिटी हैं, चचा 10 बजे उठते हैं, मामा इस वक्त अपनी तस्बीह में मसरूफ़ होंगी, महर तिलावत कर रही होंगी और हसन सो रहा है, उसकी आजकल छुट्टियां चल रही हैं। हाले ने तफसील से बताया था। और मम्मी, उनको भूल गई तुम? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। असल में हम दोनों के मज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो हमारी सुलह नहीं हो सकी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की सरहदों से दूर रहते हैं, लिहाजा मैं उनके मामूलात के बारे में कतई लाइल्म हूँ। वो अपने अज़ली शोख लहजे में बोलती सफ़ीर को हंसने पे मजबूर कर गई थी। हंसते हुए उसकी आंखें काफ़ी छोटी हो जाती थी। सफ़ीर जब भी आता था अपनी अम्मी और हाले के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन नतीजा वहीं दहाक के 3 पात। लेकिन मेरे हिसाब से तो दुश्मन की हर चाल पे नज़र होनी चाहिए, कब क्या कर जाए क्या पता। अरे छोड़िए, ये बूढ़े दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वो हाथ झाड़ते हुए बोली थी। मुझे लगता है दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ना ही उस पर बूढ़ा या जवान समझकर तरस खाना चाहिए। अगर दुश्मन खामोश है तो इस खामोशी को तूफ़ान का पेश खैमा समझना चाहिए, ना कि उसकी। अच्छा बस भाई, आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले गए, वो उसकी बात काट कर बोली थी। मैं तो समझा रहा था तुम्हें।
ये बीबी नहीं समझने की, मेरा बच्चा कब से आती। फरवा की आवाज़ पे दोनों ने पीछे मुड़ के देखा था। सफ़ीर ने माँ के करीब जाके उनको सीने से लगा लिया था और उनके बालों पे लब रख दिए थे। मेरी प्यारी अम्मी, वो मोहब्बत से बोला था, लेकिन अम्मी की तरफ से कोई पेशकदमी ना देख उसका शक यकीन में बदल चुका था कि वो नाराज़ हो चुकी है। माँ बाप से मिले नहीं और खड़े हो गए इससे बातें बिगाड़ने, वो खफकी से बोली थी। मम्मी आप सब सो रहे थे और हाले बाहर लॉन में ही थी तो सलाम कर लिया और मुझे भूख लगी थी, इसने मुझे नाश्ता भी बना के दिया, वो नरम लहजे में बोल रहा था। हाँ तो क्या सारी उम्र सोते रहते, सलाम कर लिया था तो चले जाते अपने कमरे में, लेकिन नहीं, इन बीबी की पेशी भी तो देनी थी ना। पता नहीं क्या खिला दिया मेरे बच्चे को, अंडा तक तो उबालना आता नहीं, नाश्ता करवाएगी। इससे पहले हाले कुछ सख्त सुनाती सफ़ीर की इल्तिजाइया नज़रों को देख के खामोशी से वहाँ से चली गई थी। देखा, देख लिया ना कैसे ऐसे ही जलील करती है मुझे ये, फरवा ने दहाई दी थी। मम्मी चलिए यार, बाबा को उठाते हैं, सफ़ीर गोया बेबसी से बोला था और फिर उनको बाजू के हल्के में लिए उनके कमरे की जानिब बढ़ गया था। उन दोनों की सुलह वो नहीं करवा सकता था, आज उसने ये एतराफ़ किया था। हाले और चच्ची का 36 का आंकड़ा था, ये बात पूरा घर जानता था। उसको चच्ची को तपा के गोया सुकून मिलता था, लेकिन वो कभी बदतमीज़ी नहीं करती थी, हमेशा मीठी छुरी बनी रहती। जब चच्ची गुस्से से सुर्ख हो जाती तब हाले के दिल पे जैसे ठंडी फुहार सी पड़ जाती, लेकिन उसे चच्ची से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। अभी पिछले महीने जब उनको नमूनिया हुआ था तो हाले 3 दिन उनके कमरे में सोई थी और पूरी पूरी रात जाके चच्ची की खिदमत की थी, लेकिन जो ही उनकी तबीयत बेहतर हुई हाले और उनकी जंग दोबारा शुरू हो चुकी थी। ये गोलाबारी अलबत्ता उस वक्त तक होती थी जब तक यूसुफ सुल्तान कमरे में होते या कहीं बाहर गए होते थे। उनके सामने किसी की मजाल जो हाले को कुछ कह दे। जितना वो हाले से खार खाती थी उतनी ही मोहब्बत उनको महर माँ से थी। वो उनकी आंखों का तारा थी। वो उससे इतनी मोहब्बत से बात करती, उसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल करती कि हाले का दिल बेहोश होने को चाहता। वो शॉपिंग करने जाती तो महर को साथ ले जाती, पार्लर जाती तो महर उनका साया बनी रहती, हत्ता कि अपनी किटी पार्टीज़ में भी वो महर को साथ रखती और महर भी बगैर किसी चोट चढ़ा के उनका हर हुक्म बजा लाती। शायद वो इसीलिए फरवा की फेवरेट थी। थोड़ी देर बाद हाले जब नीचे आई तो दादा जान की खुशी से चूर आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। वो मुस्कुराते हुए सफ़ीर से कुछ कह रहे थे। हाले को देख के आंखें मज़ीद चमक उठी थी। हाले ने आते ही उनके गाल चूमे थे, फिर दादा जान के साथ वाली कुर्सी पर बैठे हसन के बाल बिगाड़ते हुए उसके कान के पीछे झुक के बोली थी, छीले हुए आलू खिसको परे, वरना अम्मा को उस रात वाली कबूतरी का नंबर दे दूंगी। हसन ने बेबसी से उसको देखा था और पैर पटकता उठ के सफ़ीर के साथ बैठ गया था। अब हाले इत्मीनान से दादा जान के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई थी। अब हालात कुछ यूँ थे कि दादा जान बीच में बैठे थे और अपने साथ वाली दोनों कुर्सियों पे एक जानिब सफ़ीर और दूसरी जानिब हाले को बिठा रखा था। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था, जबकि सामने बैठे हारून का अब जब्त करना मुश्किल हो गया था। हारून एमफिल कर रहा था। हाले और उसकी यूनी एक ही थी, इसलिए वो सुबह हाले को पिक करता और शाम में घर भी छोड़ता था। बेटा हारून, अब सफ़ीर आ गया तो हाले को वो पिक एंड ड्रॉप दे दिया करेगा, तुम अब जहमत ना करना। अचानक ही दादा का हुक्म आया था। फरवा बेगम तो जल भुन गई थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी, सो चुप रही। लेकिन अंकल मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, और हाले भी मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से जाती है। क्यों हाले? उसने हाले को बीच में घसीट लिया था। जैसे दादा जान की मर्ज़ी, मैं क्या कहूँ? अगर सफ़ीर को कोई मसला नहीं तो ठीक है। हाले मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, सफ़ीर खुशदिली से बोला था। और करो मेरे साथ फ्रॉड, वो दिली दिल में बोली थी, जबकि हारून तो उसकी अदाकारी पे जल के रह गया था। महर माँ सुकून से नाश्ता कर रही थी जब सफ़ीर ने उसको पुकारा था। महर जूस देना प्लीज़। महर ने खामोशी से ग्लास भर के उसको थमा दिया था। वो अपसेट लग रही थी। फरवा चच्ची ने नोट किया था, लेकिन फ़िलहाल खामोश थी। चले मैं निकलती हूँ, अब सफ़ीर चले। हाले उठ खड़ी हुई थी, साथ सफ़ीर को मुखातिब किया था। हारून भी साथ ही उठा था और सफ़ीर की तरफ देखते हुए बोला था, सफ़ीर तुम आज तो पहुँचे हो, आराम करो, कल से तुम ड्रॉप कर देना। अभी तो मैं आ गया हूँ, वैसे भी चले साथ। आखिरी फ़िक्रा हाले से कहा था। सफ़ीर ने ओके कह के सर हिला दिया था। हाले भी खामोशी से उसके साथ आ गई थी। हारून ने गाड़ी जो ही रोड पर डाली तो गोया फट पड़ा था। हाले ये सब क्या था, बताना पसंद करोगी? ये सफ़ीर कब आया और अब वो तुम्हें छोड़ने जाएगा? ये नहीं हो सकता हाले, मैं होने नहीं दूंगा। और तुमने हामी कैसे भर ली? मैं अब भी हैरान हूँ। वो दबा दबा सा घराया था। हाले ने खामोशी से म्यूज़िक ऑन कर दिया था, चाहे आवाज़ हल्की हो लेकिन म्यूज़िक चलता रहे। दादा जान का हुक्म है, मैं भला क्या कहूँ? उसने बड़े सुकून से जवाब दिया था। हारून ने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया था।
अरे यार मुझसे गलती हो गई मानता हूँ, लेकिन ये सज़ा बहुत ज़्यादा है, समझो यार, क्यों किसी की बेबसी का फ़ायदा उठा रही हूँ। मुझे ऐसे रो देने को था, फिर अचानक कुछ याद आने पे गाड़ी को एक साइड पार करके अपना मोबाइल पैंट की पॉकेट से निकाल लिया। हाले खामोशी से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। क्या मैंने तुम्हें ये दिखाया है? उसने एक वीडियो प्ले करके मोबाइल का रुख उसकी जानिब किया था। वीडियो में वही डॉक्टर था और हारून उसको कुछ पैसे दे रहा था, लेकिन डॉक्टर लेने से इनकारी था और फिर कुछ हिलो हुज्जत के बाद उसने पैसे ले लिए थे। एक और अजीब बात इस वीडियो में हाले को दिखी थी वो ये कि डॉक्टर का होंठ ज़रा फटा हुआ था और आंख के नीचे नील था। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। अब भी माफ़ नहीं करोगी? देखो मैंने उसको पैसे भी अदा कर दिए, सारे यार दोस्तों, तुम्हारा कुछ तो ख्याल करो। तुमने उसको किस बात की धमकी दी थी? उसकी बात को खातिर में लाए बगैर उसने सवाल किया था। वो एक्चुअली डॉक्टर ने 2 शादियां कर रखी हैं और उसकी दोनों बीवियों को ये बात मालूम नहीं। वो बड़ी ढिठाई से बता रहा था। वो तो कल तक नहीं पता था ना, अब तो आधे कराची को पता चल चुका होगा, है ना? हाले उसको शर्मिंदा करने को बोली थी। हाँ, किसी नेक फरिश्ते ने उनकी दोनों बीवियों को ये बात बता दी। कल शाम वो अब भी बहुत संजीदगी से बता रहा था, जैसे हाले को पता ही नहीं कि वो फरिश्ता कौन होगा। और तुम्हें कैसे पता कि उसकी 2 बीवियां हैं? सरासर तफ्शीशी अंदाज। उफ, ये जज की बेटी। वो दरअसल उसकी दूसरी बीवी मेरी दोस्त थी। हारून मुस्कुराहट दबा के बोला था। शर्म करो हारून शाहिद, शर्म। वो गोया आजिज़ आ चुकी थी। अब चले, वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता बोला था। वेट, उसकी आंख और होंठ पे ज़ख्म कैसा था? अचानक याद आने पे वो बोली थी। वो असल में गिर गए होंगे, जल्दी में रहते हैं ना। उसकी बेतुकी बात पे हाले का कहका बुलंद हुआ था। उसको हंसते देख वो भी हंस दिया था और फिर अगले कई मिनट वो दोनों पागलों की तरह हंसते रहे थे। हंस हंस के हाले की आंखों में पानी जमा होने लगा था, पेट में दर्द शुरू हो गया था। तब कहीं जाके उसकी हंसी थमी थी। अल्लाह समझे तुम्हें हारून, वो बामुश्किल हंसते हंसते बोल पाई थी। उसने जो हमारे साथ किया उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं था। कल शाम से कांटों पे लूट रहा हूँ मैं। और वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता बोला था। हाँ हाँ, इतने तुम जंगजू की नस्ल। हाले तंज करना नहीं भूली थी। अच्छा, अब तो नहीं जाओगी ना सफ़ीर के साथ? देखी जाएगी, वो उसको तपाते हुए बोली थी। तुम्हें तरस नहीं आता मुझ पे? कभी खुद को मेरी जगह पे रखो तो पता चले कि तुम्हारी बातें कैसे मेरे लिए जहर साबित होती है। और ऐसा वैसा जहर भी नहीं, स्लो पॉइजन। हाँ यही, बिल्कुल यही। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पौधा हूँ जिसे तुम बेदर्दी से जड़ से खींचने में भी ज़रा सी भी दिक्कत नहीं महसूस करती। हाले मेरे लिए तो ये सोचना भी सुहाने रूह है कि मैं कभी तुमसे कुछ अरसे के लिए भी अलग रहूँगा, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए ज़रा भी नहीं सोचती हो किसी के साथ इतना करो जितना बाद में खुद बर्दाश्त कर सको। वो हारे हुए लहजे में बोलता कहीं से भी कुछ देर कबल कह के लगाने वाला हारून शाहिद नहीं लग रहा था। बद्दुआ दे रहे हो? हाले ने दुख से पूछा था। मैं ऐसा कर सकता हूँ मैं, उसने उंगली से सीने पर दस्तक दी थी। हाले याद रखना, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें छोड़ दे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। पूरी दुनिया तुम्हें उदास कर दे तो मैं हंसाऊँगा। पूरी दुनिया जब अगर तुम्हारे खिलाफ बोलेगी तो हारून शाहिद तुम्हारे हक में बोलेगा। पूरी दुनिया अगर तुम्हें धुतकारेगी तो मैं अपनाऊँगा। तुम मुझे हमेशा अपना हम कदम पाओगी, क्योंकि तुम हाले, तुम दुनिया हो मेरी। बद्दुआ बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हें कांटा भी ना चुभने दूँ। वो बोल रहा था और हाले सुन रही थी। आई एम सॉरी हारून, मैं मजाक कर रही थी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वो शर्मिंदा सी बोली थी। कोई बात नहीं, वो कहकर चुप हो चुका था। यूनिवर्सिटी के गेट पे हाले उतर गई थी। हारून ने उससे कह दिया था कि वो आज यूनी नहीं आएगा, लेकिन उसको पिक करने आ जाएगा। हाले खामोशी से अंदर चली गई थी। अब बताओ मेरा बच्चा उदास क्यों है? सबके नाश्ता करने के बाद फरवा महर को अपने कमरे में ले आई थी और अब मोहब्बत से उससे सवाल कर रही थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अफसरदा सी बोली थी। बेटा वो थका हुआ था, वरना क्या पहले उसने कभी ऐसा किया है? तुम्हारे सिवा भला किसी को देखा है? ममानी जान, ये सब तो आप कहती है ना, मैंने तो कभी ये सब नोट नहीं किया। वो मुझसे ज़्यादा तवज्जो हाले को देते हैं। सुबह उसको देखते ही जैसे बहुत खुश हो गए थे। मैंने बालकनी से देखा था। क्या तुम्हें अपनी बहन से खौफ महसूस हो रहा है? फरवा ने चुपते हुए लहजे में पूछा था।
भवानी जान, आज तो आपने ये बात कह दी और मैंने सुन ली। दोबारा अगर आपने मेरी बहन का नाम भी लिया तो मैं आपका लिहाज नहीं करूँगी। मैं अपनी बहन पे ऐसे 100 सफ़ीर सुल्तान कुर्बान कर सकती हूँ, इतना हौसला है मुझ में। यहाँ बात आपके बेटे की हो रही है, मेरी बहन के साथ आपके जो भी इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो 2 टोक लहजे में बोलती उनको बहुत कुछ बावर करा गई थी। हनी, तुम तो बुरा मान गई। मैंने तो वैसे ही बात की थी। सफ़ीर बस तुम्हारा है। वो उसके कंधों पे हाथ रखती लहजे में शरीनी समोई बोली थी। उसने नरमी से उनके हाथ अपने कंधों से हटाए थे। सफ़ीर मेरा है, ये बात सफ़ीर को खुद कहनी होगी। आप अब मुझसे इस बारे में तब बात करेंगी जब आप सफ़ीर से बात कर चुकी हो, वो अटल लहजे में बोली थी। लेकिन बेटा, सफ़ीर अभी उन्होंने कुछ कहना चाहा था जब महर ने उनकी बात काट दी थी। 30 साल का हो गया सफ़ीर, मैच्योर है, बिजनेस सेटल है, उसका कामयाब इंसान है। दौलत, फेम, पावर क्या है जो उसके पास नहीं है। अब आप ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि वो अभी शादी या फिर किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। वो गोया उनको वार्न करती कमरे से जा चुकी थी। पीछे फरवा बेगम अपना सर पकड़ के बैठ चुकी थी। एकदम उन्होंने एक झटके से सर उठाया था। अब उनका दिमाग एक नए जाल का ताना बाना बुन रहा था। धूप की तमाज़त से उसका रंग सुनहरी हो रहा था। वो बार बार चेहरे और गर्दन पे आया पसीना साफ करती। उसकी मतलाशी निगाहें हारून को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नज़र सामने से आते सफ़ीर पे पड़ी। वो मतवाज़िन चाल चलता, हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाले को अपनी जानिब आता दिखाई दिया था। धूप और गर्मी का असर उसकी मौजूदगी में ज़ाहिर हो चुका था। ये धूप अब उसको बाहर की शाम लग रही थी और अब उसके करीब आ चुका था। सूरज की रोशनी अब उसकी पुष्ट से टकराती हाले के जिस्म पे पड़े बगैर मायूस लौट जाती थी। वो हाले और सूरज की रोशनी के दरमियान दीवार बन के खड़ा था। अब वो उसकी छाँव में थी। वो साहिबान था, मजबूत साहिबान। कम अज़ कम हाले सुल्तान को तो यही लगा था। मैंने बताया था हारून को कि मैं तुम्हें पिक करूँगा और उसको ये भी कहा था तुम्हें ना बताए, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा होगा। मुझे देर हो गई, शायद वो माज़रत ख्वाह लहजे में बोल रहा था। कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई, वो खुशदिली से बोली थी। उसके लिए तो वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती थी। बस एक बार वो कह के तो देखे, वो दिल ही दिल में बोली थी। चलो चलते हैं, आज तुम्हें किसी अच्छी जगह खाना भी खिलाऊंगा। उसने हाले को अपने प्लान से आगाह किया था। हाले खामोशी से उसके पीछे चलने लगी थी। गाड़ी के करीब पहुँच के सफ़ीर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। उसको बिठाने के बाद वो घूम के आया था और ड्राइविंग सीट संभाली थी। अब बताओ कहाँ खाने चले, वो पूछने लगा। हाले ने पहले म्यूज़िक ऑन किया, अपनी पसंद का एक इंग्लिश गाना लगाया और फिर आराम से सफ़ीर की तरफ मुड़ी। नहीं, आज नहीं, असल में आज मुद्दत की बारात है, शाम तक पहुंचना है मुझे, ऑलरेडी लेट हूँ मैं। वो ऐसा करें आप भी चलें मेरे साथ, वहाँ क्या ख्याल है? वैसे आपका अलग से कार्ड भी भेजा था उन्होंने, मुद्दत का भाई कल भी आपका पूछ रहा था। अच्छा ओके, जैसा तुम कहो। वो तो जैसे इशारे पे बैठा था फौरी मान गया था। वाकई चलेंगे आप? वो खुश होते हुए बोली। मैं तुम्हें मना कर सकता हूँ? वो उसकी आंखों में देखता बोला था। ये थीम वेडिंग है, आपको वाइट और ब्लैक में से ही कुछ पहनना होगा। उसने बात बदल दी थी। तुम क्या पहनोगी? उसने सवाल किया था। मैं ऑफ वाइट और रेड कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहन रही हूँ। लड़कियों की थीम यही है, हाले ने जवाब दिया था। रेड तुम पहनोगी तो बेचारी दुल्हन क्या पहनेगी? ये तो दुल्हन का कलर है यार, ये ज़्यादती है। वो गोया अफसोस कर रहा था। दुल्हन ऑरेंज कलर पहनेगी, आपको नहीं पता उसके चोंचले। उसने ये थीम वेडिंग का शोशा भी इसीलिए छोड़ा था ताकि उसके स्पेशल दिन पे उसके ड्रेस का कलर सबसे मुख्तलिफ हो। आपको पता तो है रेड कलर दुल्हन का है, बल्कि सबको ही पता होता है, लेकिन फिर भी जब आप किसी शादी में जाएंगे नोट कीजिएगा 7 या 8 औरतों ने रेड कलर ज़रूर पहना होगा। ऐवे ही उनको शौक़ होता है दुल्हन की लाइमलाइट चुराने का। वो उसको ऐसे बता रही थी जैसे सफ़ीर कोई बच्चा हो। तुमने बहुत रिसर्च कर रखी है? सफ़ीर ने मुस्कुराकर पूछा था। हाँ ना, आपको पता है मैं अपनी शादी पे ये ब्राइडल शावर, ये कवाली नाइट, ढोलकी, मायूं मेहंदी, ये सब ड्रामेबाजी हरगिज़ नहीं करूँगी। बस सादा सा निकाह होगा और वलीमा। और पता है, यहाँ वो रुक गई थी, उसकी ज़बान को ब्रेक लगा था। उसने खुद को कोसा था। क्या उन्होंने मुझसे पूछा ये सब जो मैं शुरू हो गई? अल्लाह अल्लाह, क्या सोच रहे होंगे? घर पहुंचते ही अपनी ज़बान काट दूंगी, ना ये होगी ना मैं बकवास करूंगी। वो दिल ही दिल में खुद से अहद कर रही थी। सफ़ीर भी बगैर कुछ बोले खामोशी से ड्राइव करने लगा था। घर पहुंच के वो जल्दी जल्दी नीचे उतर गई थी। वो जल्दी से जल्द मंजर से गायब होना चाहती थी। हारून ने उन दोनों को सामने से आते देख मुठ्ठियाँ भींच ली थी। वो पिलर की ओट में था, वो दोनों उसको नहीं देख सकते थे। हाले तेज तेज कदम उठाती ऊपर जाने लगी थी। अभी वो सीढ़ियों पर पहुँची ही थी कि सफ़ीर की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े थे।
मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन मम्मी इस बात पे राज़ी नहीं होंगी। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। वो इतने आराम से ये बात कह गया था जैसे कि वो हाले को कोई जोड़ा दिलाने की बात कर रहा हो या जैसे मौसम का हाल सुना रहा हो। वो चला गया था मगर हाले अभी भी बुत बनी खड़ी थी। उसके पैर हिलने से इनकारी थे। उसको लग रहा था शायद वो जम चुकी है। वो सर था पैर बर्फ़ का बुत बन चुकी है। यही हाल पिलर की ओट में खड़े हारून शाहिद का भी था, लेकिन उसको यकीन सा था कि अब हाले सफ़ीर को कोई करारा सा जवाब देगी और हारून के 5 साल पहले शुरू होने वाले सारे वसवसे ख़त्म कर देगी। डिड ही जस्ट प्रपोज्ड मी? हारून शाहिद को लगा था किसी ने बेलचा उठा के उसके मुंह पे दे मारा हो। आज से पहले उसको हाले की आवाज़ कभी इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी उसकी ये बुड़बुड़ाहट लगी थी। उसको लगा था जैसे कोई उसके जिस्म से कतरा कतरा खून निचोड़ रहा हो। उसको अपनी समात पे यकीन नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे ज़मीन पे बैठता चला गया था। वो बुड़बुड़ाई थी। वो कौन सी कैफियत में थी जो हाले को इस वक्त अपने हसार में लिए हुए थी? खुशी, हैरत, हया, शौक़? वो क्या करे? रोए, हंसे, हैरान हो या शर्माए? क्या वो हाले के दिल का हाल जानता था? हाले सुल्तान की दुनिया सफ़ीर सुल्तान है। क्या वो ये बात जानता था या वो ये सब सिर्फ अपनी तरफ से कह गया? उसे हाले की जज्बात मालूम ही नहीं। क्या ये आग दोनों तरफा थी? क्या वो भी उसको चाहता था? और अगर चाहता था तो क्या इतना आसान था मोहब्बत को पा लेना? वो बात जो उसने खुद से भी नहीं की थी, क्या वो जान गया था? क्या उसकी आंखें राज नहीं रख सकी थी? क्या सफ़ीर की आंखों में दिखने वाला अपना अक्स वहम नहीं था? अनगिनत सोचें थी जो उस वक्त उसके जहन में आ रही थी। उसका दिल क्या था? वो चीख चीख के पूरी दुनिया को बताए कि सफ़ीर सुल्तान हाले का है। वो बताए कि मोहब्बत को मांगना ज़रूरी नहीं, वो बिन मांगे भी मिल जाती है। वो बताए कि जितनी मोहब्बत वो सफ़ीर से करती है वो उससे कहीं ज़्यादा करता है। वो सबको बता दे कि हाले सुल्तान को इस दुनिया की तमाम नेमतें मिल चुकी हैं। चंद मिनट पहले खड़े होते वक्त हाले के हाथ खाली थे, लेकिन अब पूरी दुनिया पलट चुकी थी। हाले के हाथ में सारी कायनात थी। कुछ लम्हात कबल वो जिन कैफियत में थी वो अनगिनत थी, लेकिन अब इन तमाम कैफियत को झटक चुकी थी। अब एक ही कैफियत थी, सरशारी। ज़मीन पर अकड़ू बैठे हारून शाहिद भी कहीं कैफियत से गुजर चुका था। शौक़, गम, तकलीफ़, उसको अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। उसका दिल कर रहा था वो अभी जाके उस सफ़ीर सुल्तान का गिरेबान पकड़े और उससे पूछे किसने उसको हक़ दिया है किसी के दिल को यूँ मुट्ठी में लेने का। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिलने से इनकारी थे। हारून शाहिद की दुनिया लुट चुकी थी या उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था। उसका दामन खाली था। सफ़ीर सुल्तान हाले सुल्तान का है, उसे सरशार ही तो होना चाहिए था। ये मंज़र एक चौथे से मोहल्ले का था, जहाँ एक 2 मंजिला घर के बाहर कहीं लोग खड़े चिल्ला रहे थे, निकालो इनको घर से बाहर। अरे न जाने किसका बच्चा उठा के ले आई है। शरीफों का मोहल्ला, ये ऐसी वैसी औरतों की कोई जगह नहीं यहाँ। न जाने किसका गंदा खून उठा के ले आई है और बेटा भी बना लिया। अरे मैं तो कहती हूँ इस बच्चे को ही कहीं फेंक आओ, खस कम जहाँ पाक। भांत भांत की बोलियाँ थी जो इस वक्त उसके कानों में पड़ रही थी। वो उस वक्त एक नौज़ायदा बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी जब अपने घर के बाहर से आते शोर ने उसका सुकून गारत किया था। उसने दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा, बच्चे को कार से उठाया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई। वो एक ऊंचे लंबे कद, स्याह आंखों और खूबसूरत चेहरे वाली औरत थी। हाँ भाई, अब बताओ किस किस को क्या तकलीफ़ है? ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बच्चा रो रहा है मेरा, वो जैसे कोफत से बोली थी। अरे कौन सा बच्चा, कहाँ का बच्चा? तुम्हारा तो शौहर मर चुका और तुम तो बांझ हो। ये बच्चा कहाँ से उठा के ले आई और किसका खून है ये? एक मोटी सी औरत गला फाड़ के चिल्लाई थी। अच्छा बस यही मसला या कोई और तकलीफ़ भी है किसी को? वो औरत अब पुरसुकून थी। अब के बार एक आदमी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। अरे ना ख़ानदान का कोई अता पता है, ना ये पता है कि बच्चा हलाली है भी कि नहीं। ऐसे कैसे हम इसको इस मोहल्ले में रहने दें? बस या कुछ और भी पूछना है? उस औरत ने मजमे की जानिब नज़र दौड़ाते हुए सवाल किया था। पहली बात, मेरा शौहर जिए या मरे तुम लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं। दूसरा, ये बच्चा मैं जहाँ से भी लाऊं तुम लोगों को बताने की पाबंद नहीं हूँ। ये किसका खून है इस बात की भी कोई अहमियत नहीं है, और जिसको इस बच्चे का ख़ानदान जानना है वो ये जान ले कि ये मेरा बेटा है, नफीसा हयात का बेटा।
उमर हयात। आज से इसका यही ख़ानदान है, इसकी यही पहचान है। और एक और बात, ये मोहल्ला तुम्हारे बाप का नहीं जो मुझे यहाँ से निकाल सको। ये घर मेरे बाप का है। मेरा जो दिल करेगा इसमें वो करूँगी, जिसको रखना होगा उसको रखूँगी। आज के बाद अगर किसी ने मेरे बेटे की तरफ उंगली भी उठाई, मैं हाथ काट दूँगी उसका। चलो अब सब दफ़ा होते नज़र आ, मुझे मेरे बच्चे की नींद ख़राब कर दी। वो बेहद पुरसुकून लहजे में बोलती वापस जाने को मुड़ी थी। नफीसा, हम पुलिस को बुला लेंगे, एक आदमी ने धमकी दी थी। आहिस्ता बोलो, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। और रही बात पुलिस की, तो शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कोई आम औरत नहीं हूँ। मैं बैरिस्टर नफीसा हयात हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देती बोली थी। और कानून को तुम सबसे बेहतर जानती हो। बुलाओ पुलिस को, तुम सब जो जो यहाँ खड़े हो। इस वक्त एक एक पे इतने इतने केस करूँगी, तुम्हारी नस्लें भी पेशियाँ भुगतेंगी। मेरा देवर इस वक्त पुलिस में एसपी है। इस हिसाब से पुलिस में मेरे इतने जानने वाले हैं जितने इस मोहल्ले में लोग हैं। एक और बात, अगर पुलिस आई तो मुझे साथ ले जाए या नहीं, आधा मोहल्ला ज़रूर जेल जाएगा। ये औरत मुँह से अल्फाज नहीं, लोगों को औकात निकालती थी। शायद ही कभी तुम लोगों ने ऐसी रोबदार, ऐसी मोतबर औरत देखी हो। हैदर साहब, आपने जो गली के नुक्कड़ पे दुकान खोली है ना, वो कब्ज़े की ज़मीन है। इस बात का सबूत है मेरे पास। आपको तो गैर कानूनी तौर पे कब्ज़े के केस में डालूंगी। और नजमा बेगम, वो अब उस मोटी औरत की तरफ इशारा करके बोली थी, तुमने जो अपने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू के ऊपर तेज़ाब फेंक के उसको मारने की कोशिश की थी, इसके लिए तुम्हारी बहू को 2 मिनट में थाने ले जाके तुम पे इक़दाम कत्ल करवाऊंगी। और इशरत बेगम, तुम्हारे बेटे पे जो रेप केस है ना, उसको दोबारा शुरू करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मुझे ऐसे सोच के ही महजूज हो रही थी, किसी और को कोई तकलीफ़ है या जाऊँ मैं। वो जैसे बहुत जल्दी में थी। मजमे को तो गोया सांप सूंघ गया था। तभी एक लड़का आगे आया जो कि हैदर साहब का बेटा था। अरे नहीं नहीं वकील मैडम, ये तो बहुत भलाई का काम है। हम सबको गलत फहमी हो गई थी। बस आप तो माशाल्लाह बहुत नेक काम कर रही हैं, किसी बेसहारा को सहारा दे रही हैं। अल्लाह आपको अजर देगा और आपके बेटे को लंबी उम्र दे। रही बात ख़ानदान की, तो जाहिर है आप लेके आई हैं तो किसी अच्छे ख़ानदान का ही होगा ये बच्चा। आप जाके आराम करें, मैं इन सबको देख लूँगा। वो लड़का चापलूसी की हदों को पार करता हुआ बोला था। नफीसा हयात ने एक मलामत भरी नज़र सब लोगों पर डाली और गेट खोल के अंदर चली गई। मजमा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा था। नफीसा हयात का झूठा अमालनामा लेके आने वाले अपना असली चेहरा छुपाते फिर रहे थे। हाले जब ऊपर आई तो महरमा उसका रात के फंक्शन का जोड़ा इस्त्री कर रही थी। उसने बुलंद आवाज़ में सलाम किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। हाले को देख के आज वो मुस्कुराई भी नहीं थी, लेकिन हाले ने गौर नहीं किया। वो किसी अलग ही जहां में पहुंची हुई थी। वो गुनगुनाती हुई फ्रेश होने जा रही थी जब अपने अकब से आती महरमा की आवाज़ पे ठटकी थी, मुद्दत की मायों की रात तुम कहाँ थी? उफ, इनको कैसे पता चला? हाले को कोफत हुई थी। झूठ बोलना फजूल था, क्योंकि वो जानती थी महर सवाल तब करती है जब वो सब जानती हो। आप जानती तो हैं, उसने बात घुमाई थी। ज़रा देखो तो इनको क्या पता है। हाले बको मत, सच सच सब बताओ। वो गुस्से में थी। एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वहीं गई थी। लफ्ज़ों की ये हेर फेर उसकी ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान लाएगी, वो अभी इस बात से बेखबर थी। कौन सा दोस्त? उसने चुपते हुए लहजे में पूछा था। है एक, आप नहीं जानती, उसने थूक निकला था। आप नहीं जानती, इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी हमारी। वाह हाले सुल्तान, वाह। अब सुल्तान फैमिली की लड़कियां इंस्टाग्राम के दोस्तों के लिए रात को 3 बजे सड़कों पे आवारागर्दी करेंगी। तो फिर तुम पे हाले। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे, गोया किसी नादीदा हस्ती को शाबाश दी हो। आप ही प्लीज़, मैं कोई आवारागर्दी नहीं कर रही थी, उसको चोट लगी थी, मैं बस उसको देखने अस्पताल गई थी और कुछ नहीं। आप मेरा यकीन करें। हाले रूहान सी हो गई थी। वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच बोल के क़यामत भी नहीं लाना चाहती थी। वो जानती थी अगर उसने सच बताया तो महरमा तूफ़ान खड़ा कर देगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ज़रा सा झूठ कौन सी आंधी लेके आएगा। हाले जो भी हो, ये गलत था, बहुत गलत। शहर के हालात का नहीं पता तुम्हें, जो तुम अकेली निकल पड़ी थी। क्या होता अगर वो लड़का मर जाता, उसको कुछ हो जाता, या अगर वहाँ पुलिस आ जाती? मेरे खुदाया, मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। महर का बस नहीं चलता था कि हाले को खींच के 2 थप्पड़ मार दे। आप ही, मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, बल्कि मैं उस लड़के से दोस्ती भी ख़त्म कर दूँगी। बस अब आप ये बात यहाँ ख़त्म कर दे प्लीज़। हाले ने गोया मिन्नत की थी। कौन से अस्पताल में है वो? महर ने ठहरे हुए लहजे में पूछा था।
जना अस्पताल, हाले मध्यम आवाज़ में बोली थी। उस लड़के से दोस्ती ख़त्म करो और आइंदा हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अगले 1 महीने तक तुम कहीं भी अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ जाऊंगी। उसने फैसला सुनाया था। जैसा आप कहें, लेकिन 1 महीना ज़्यादा है, बहुत। यार प्लीज़ रहम करें। 2 महीने, वो सर्द आवाज़ में बोली थी। अच्छा, जैसा आप कहेंगी वही होगा, मान गई मैं अब। बस कर दें। सारे हिटलर के जानशीन मेरे ही घर पैदा होने थे, वो बुड़बुड़ाई थी। मैं सुन रही हूँ हाले, अब 3 महीने। हाले ने बेबसी से अपनी बड़ी बहन को देखा था और इससे पहले कि उसकी सज़ा साल तक पहुंचती उसने वहाँ से भाग जाने में आफियत समझी। उसका सारा मूड बर्बाद हो चुका था, लेकिन सफ़ीर का ख्याल आते वो फिर से खिल उठी थी। वो दोनों एक हैं, उससे और क्या चाहिए था। मदद की बारात का फंक्शन शहर के एक बहुत बड़े हॉल में था। हाले ने ऑफ वाइट पैरों तक आती घेरदार फ्रॉक के साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था। बाल ढीले जोड़े में बांध रखे थे, जिससे निकलते बालों की कहीं लिटे उसके चेहरे पे झूल रही थी। गले में गुलूबंद और कानों में बड़े बड़े आवेज़े पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। और आज तो चेहरे पे एक अलग ही निखार सा था, सफ़ीर की मोहब्बत का निखार। सफ़ीर ने सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ ब्लैक कोट पहन रखा था। उसकी भूरी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं होती थी। मेहर माँ ने रेड कामदार जोड़े के साथ वाइट दुपट्टा ओढ़ रखा था। बाल आज भी खुले थे, लेकिन आज उसका मूड ज़रा ख़राब था। वो बेदिली से बैठी यहाँ वहाँ मौजूद लोगों को देख रही थी। हाले स्टेज पे मुद्दत के साथ बैठी थी और सफ़ीर को कहीं कारोबारी लोग घेरे हुए थे। हारून और हसन आज नहीं आए थे। हारून सुबह तक तो आने को तैयार था, लेकिन थोड़ी देर पहले उसने मेहर के कॉल करने पे आने से मना कर दिया था। हसन दादा के साथ रुका था। फरवा बेगम और हसीना बेगम को ख़ानदान में एक शादी पे जाना था। मेहर बुरी तरह बोर हो रही थी। जब उसने सफ़ीर को अपनी जानिब आता देखा, वो सांस रोक के उसको देखे जा रही थी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई कैसे आपकी इजाज़त के बगैर आपके दिल का मालिक बन सकता है? उसको देख के क्यों दिल बेख्तियार हो जाता था? क्यों उसके मुखातिब न करने पे दिल उदास हो जाता है? यहाँ क्यों बैठी हो? अकेली बोर हो जाओगी। सफ़ीर की आवाज़ उसको हवासों में लाई थी। मैं सबके साथ बैठकर भी बोर हो रही होती, इसलिए यहाँ आ गई, वो नॉर्मल लहजे में बोली थी। सफ़ीर अब उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। अच्छा, सबके साथ बैठ के भला कौन बोर होता है? उसने इस्तफसार किया था। इंसान को खुश होने के लिए हजूम की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसका दिल खुश है तो वो एक वीरान जंगल या फिर अकेले कमरे में भी खुश हो सकता है, और अगर उसका दिल उदास हो तो ये महफिलें, ये रौनकें, ये लोग, ये सब कुछ बेकार है। महर टेबल के कोने को नाखून से खुरचते हुए जज्बात से आ रही लहजे में बोली थी। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो स्टेज पे बैठी हाले को देखता बोल रहा था। मुझे लगता है आपके पास एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो आपको तब सुन सकता है जब आपका दिल बोझल हो। उसे वो वक्त याद आया जब एक हादसे में उसके बचपन के दोस्त की मौत हो गई थी और हाले ने उसको सुना था। उन दोनों के बचपन की शरारतें, जवानी के किस्से। उसने बाकी लोगों की तरह उसको सब्र की तलकीन करने के बजाय उसका दिल हल्का किया था। आपको तब मोटिवेट करें जब सारी दुनिया आपको ये कह रही हो कि ये काम आपसे नहीं होगा। उसे याद आया किस तरह हाले ने उसकी इस्लामाबाद में कंपनी की नई ब्रांच खोलने पे उसकी हौसला अफजाई की थी, ना कि बाकी लोगों की तरह उसके हौसले पस्त किए थे। जब आपका डार्क फेज चल रहा हो तब आपको सही मशवरा दे जिससे आप बगैर झिझके कोई भी बात कहें। उसे याद आया जब कंपनी को सफ़ीर की एक डील की वजह से नुकसान हुआ था और वो डिप्रेस होकर घर बैठ चुका था। तब किस तरह हाले उसको ना सिर्फ डॉक्टर के पास ले गई बल्कि किसी को ये बात पता भी नहीं चलने दी कि सफ़ीर ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब है। और उसने हाले से खुल के बात भी की थी कि अब वो कोई भी डील करते डरता है। हाले ने उसको टोका नहीं था। ऐसा इंसान जो आपको खुशी दे, जिसकी मोहब्बत बेलौस हो, वो शख्स आपके दिल का मौसम भी अच्छा कर सकता है और आपकी तन्हाई का साथी भी बन सकता है। हजूम वाकई आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन हजूम में बैठा वो एक शख्स कर सकता है। उसकी बात ख़त्म हो गई थी, मगर वो अब भी हाले को ही देख रहा था। महर जैसे किसी ट्रांस की सी कैफियत में उसकी बातें सुन रही थी। वो जो ही चुप हुआ। महर उस ट्रांस से निकली थी। क्या सबके पास ऐसा शख्स होता है? महर ने उसको देखते हुए पूछा था। नहीं, सबके पास नहीं होता, सिर्फ उनके पास होता है जो खुश नसीब हो। वो हाले को देख के मुस्कुराते हुए बोल रहा था। महर उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ नहीं देख रही थी, वो बस सफ़ीर सुल्तान को देख रही थी, या शायद वो इस वक्त कुछ और देखना नहीं चाहती थी। मतलब कोई इंसान आपको आपके डार्क फेज से निकाल सकता है, कोई इंसान आपको बोलने पे मजबूर कर सकता है या आपकी उदासी को खुशी में बदल सकता है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान आपको आपके डार्क फेज से नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद ना चाहें। वो आपको राह दिखा सकता है, उस राह में मिशल आपने खुद जलानी है।
कोई इंसान आपको बोलने पे मजबूर नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें, और ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि कोई आपको खुश कर दे, आपकी उदासी को कहीं दूर फेंक के हंसा दे। आपको खुश आप तब होंगे जब आप होना चाहेंगे। वो आपके लिए कोशिश कर सकता है, और ऐसे लोग अनमोल होते हैं जो आपके लिए कोशिश करें। वो हनूज हाले को ही देख रहा था, और जिनके पास ना हो वो लोग क्या करें। ऐसा शख्स ढूंढे या फिर इस इंतज़ार में बैठे कि उनके लिए भी ऐसा शख्स आएगा। महर ने सवाल किया था। एक इंसान में अपनी खुशी ढूंढना गलत है। आपके पास ऐसा शख्स है तो खुश हो जाएं, और अगर नहीं है तो उदास रहने, मातम करने या लोगों से तवज्जो की भीख मांगने से या फिर इंतज़ार करने से आप खुश नहीं होंगे। ऐसी सूरत में खुशी को अपने अंदर ढूंढिए। कोई मशगला ढूंढिए, वो काम करें जिससे खुशी मिलती हो। कोई काम का मस्बत, लेकिन काम का मस्बत होना शर्त है। क्या आपके पास ऐसा शख्स है? महरमा ने न जाने किस ख्याल के तहत ये सवाल किया था। उसने हाले से नज़र नहीं हटाई थी, और लम्हे उसकी नज़र भी सफ़ीर पे पड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। वो मंज़र मुकम्मल था। उसको देखते हुए सफ़ीर ने सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था, हाँ महर, मेरे पास वो है। सफ़ीर सुल्तान के पास वो है। उसकी आवाज़ में सरशारी थी। महर ने अब भी उसकी तवज्जो का मरकज़ नहीं देखा या देख के नज़रअंदाज किया था। महर के मोबाइल पे चची की कॉल देख वो सफ़ीर के पास से उठ के ज़रा दूर गई थी कि वहाँ म्यूज़िक का शोर ज़्यादा था। जी चची जान बोलिए, वो कॉल पिक करते बोली थी। सफ़ीर कहाँ है? तुम उसके साथ हो ना? जी चची, वो यहीं बैठे हैं। और वो तुम्हारी फितना बहन कहाँ है? स्पीकर से चची की आवाज़ उभरी थी। चची, मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी मैं, प्लीज़ बाद में बात करेंगे। उसकी आवाज़ थकी थकी सी थी। चची शायद कुछ कह रही थी, लेकिन महर कॉल काट चुकी थी। तुम ठीक तो हो ना महर? अपने अकब से आती सफ़ीर की फ़िक्रमंद सी आवाज़ पे वो अपनी जगह से उछली थी। सॉरी यार, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। अब कि वो माजरत से बोला था। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, या डॉक्टर के पास चलते हैं। वो हनूज फ़िक्रमंद था। नहीं, मैं ठीक हूँ, जहमत ना करें आप, वो हल्के फुल्के लहजे में बोली थी। मैं परेशान हो गया था यार। मेरे लिए? वो हैरत से पूछ रही थी। जी नहीं, वो जो पीछे रेड जोड़े वाली लड़की है ना, उसके लिए। बेचारी ने कितना हैवी ड्रेस कैरी किया हुआ है ना। उफ, आपसे बातों में मैं नहीं जीत सकती, वो हार मानते हुए बोली थी। हाले के पास चलते हैं, वो बहाना बनाकर उसे टाल गई थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक ही टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। वैसे बच्चों में सोच रही थी, बाबा सही कह रहे थे मुद्दत के पापा के बारे में। वो कांटे के साथ सलाद का टुकड़ा मुंह में रखती बोली थी। क्या कहते हैं बाबा? उसने मुस्कुरा के पूछा था। सफ़ीर की ज़रा सी फिक्र पे उसकी मुस्कुराहट वापस आ चुकी थी। यही कि ये सारा पैसा ड्रग्स की सप्लाई से आया है। महर को पानी पीते पीते अच्छू लगा था। खुदा का खौफ करो लड़की, हम उनकी बेटी की शादी में आए हुए हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? महर ने गोया उसकी अकल पे मातम किया था। ना तो उनको ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। बंदा ऐसे काम ही ना करे कि किसी के सुनने का खौफ हो। उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। सफ़ीर मुस्कुरा के उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो सफ़ीर से कतरा रही थी, लेकिन उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वो मुस्कुराहट दबाए उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। तुम ये सब कैसे कह सकती हो हाले? कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? सफ़ीर के डायरेक्ट उसको मुखातिब करने पे वो ज़रा गड़बड़ाई थी, लेकिन अगले ही सेकंड खुद को कंपोज कर लिया था। केटरिंग से लेकर डेकोरेशन तक, ड्रेसिंग से लेकर ज्वेलरी तक, हर चीज़ पे पानी की तरह पैसा बहाया गया है। मुद्दत के वालिद एक कॉलेज में प्रिंसिपल है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पे होगी? 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख, 6 लाख का तो कल मुद्दत ने लहंगा पहना था। चलो अगर इससे ज़्यादा भी हुई तब भी उनकी तनख्वाह में ये सब होना नामुमकिन है। साइड बिजनेस उनका कोई है नहीं, और बेटे भी दोनों अब पढ़ रहे हैं। पैसा आया कहाँ से? वो मुकम्मल जासूस बनी पूछ रही थी। सफ़ीर ने बाकायदा ताली बजा के उसको शाबाश दी थी। भाई कमाल है कज़न, तुम तो जासूस निकली, पक्की वाली। क्या ये इंग्लिश पढ़ के ख़ुद को ज़ाया कर रही हो यार? तुम्हें तो फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, है ना? मेरी भी यही विश है, लेकिन अम्मी जूते मारेंगी, उसने आखिर में जिस अंदाज से कहा था। सफ़ीर अपना कहकर रोक नहीं पाया था। हाले, अभी अगर तुम्हारे मुँह से एक लफ्ज़ भी निकला ना, मैंने यही जूता उतार लेना है, महरमा तैस से बोली थी। अच्छा भाई चुप हूँ, वो जल के बोली थी। वैसे ये हारून क्यों नहीं आया? उसने बात पलट दी थी। उसकी तबीयत नहीं ठीक, महर ने जवाब दिया था। सब सेट कर दूंगी, उसकी तबीयत में सुबह होने दे, ज़रा कर ले आराम से आराम, उसने जितना करना है। उसकी इतनी हिम्मत मुझे बताना भी गवारा नहीं किया, देख लूँगी उसको, वो जलते हुए बोल रही थी। तुमने तो कहा था कि रेड और ऑफ वाइट की थीम है लड़कियों की, लेकिन यहाँ तो सबने सिल्वर और रेड पहना है।
सफ़ीर ने ज़रा जैसे याद आने पे पूछा था। वो असल में मुझे कलर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हाले कान खुजाती शर्मिंदा सी बोली थी। अभी सफ़ीर को जवाब देता कि उसको दादा की कॉल मौसूल हुई थी। अगले 2 मिनट तक वो दादा से बात करता रहा और जैसे ही कॉल ख़त्म हुई उसने हाले और महर को उठने का कहा था। दादा जान ने कहा है अब बस घर पहुंचो, उनसे अपने पोता और पोती की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अब सफ़ीर मुस्कुराते हुए बता रहा था। जब उसने महर माँ के चेहरे को तारीक होते देखा, हाले ने भी महर की तरफ देखा था और अब उन दोनों को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। सफ़ीर जी भर के शर्मिंदा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि उनको अपनी नवासी भी याद आ रही है। उसने अपने हिसाब से बात संभालने की कोशिश की थी, लेकिन महर माँ के चेहरे की ज़ख्मी मुस्कुराहट उसको मज़ीद गिल्ट में मुब्तला कर गई थी। जैसे मैं जानती नहीं हूँ उनको, है ना? मैं कार में इंतज़ार कर रही हूँ, आप दोनों आ जाओ। वो उसी ज़ख्मी मुस्कुराहट से कहती लोगों के दरमियान रास्ता बनाती तेज़ तेज़ चलती खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए, हाले अफसोस से बोली थी। कभी कभी वो बहुत रूड हो जाते हैं महर के साथ, ये ज़्यादती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ इसमें महर का कसूर नहीं था, उसको किस गुनाह की सज़ा दे रहे दादा जान? सफ़ीर बेबसी से बोला था। ऐसा नहीं था कि उसने दादा जान से इस बारे में बात नहीं की थी, वो काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन दादा जान का रवैया बेहतर होने के बजाय और ख़राब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो महर को झिड़कते थे या उस पर गुस्सा होते, वो उसको मुखातिब भी नहीं करते थे। वो अगर खाना लाती तो वो चुपचाप खा लेते, लेकिन अगर वही खाना हाले ले जाती तो दादा उसके साथ घंटों बातें करते, उस खाने को डिस्कस करते। वो उनको दवाई देती तो 100 नखरे करते, लेकिन जब ये महर ये सब काम करती तो वो ऐसे चुपचाप बैठे रहते, गोया किसी ने उनसे कुव्वत गवाही छीन ली हो। सफ़ीर के बात करने से ये हुआ था कि अब उन्होंने महर का लाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। उसकी लाई हुई चाय पड़े पड़े ठंडी हो जाती, उसकी दी हुई दवाई वो कचरा दान की नज़र कर देते। महर माँ चुपचाप ये सब सह रही थी। उसने कभी किसी से शिकायत तक नहीं की थी, लेकिन वो ये भी जानती थी सब लोग उसके साथ यूसुफ सुल्तान का ये सलूक देखकर बुरा लगने के बावजूद कुछ कर नहीं सकते थे। वो तीनों गाड़ी में आके बैठे थे, हाले पिछली सीट पे थी, जबकि महर सफ़ीर के साथ आगे बैठी थी। गैर मामूली खामोशी से सफ़र कट रहा था जब महर के कानों में सफ़ीर की आवाज़ आई। महर यार, अब तुम उदास तो मत हो ना, मैं करूँगा दादा जान से बात, वो ठीक हो जाएंगे, तुम टेंस मत हो। वो बूढ़े हो गए हैं, याद नहीं रहा होगा कि तुम भी हमारे साथ हो। वो उसको तसल्ली दे रहा था। मेरी मौजूदगी को तो वो इतने सालों से भूले हुए हैं, जब से मैं पैदा हुई हूँ। वो खिड़की से बाहर सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियों को देखती दुख से बोल रही थी। वो शायद हर्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा हर्ट। मैं आज ही दादा से बात करूँगा। सफ़ीर ने यकीन दहानी कराई थी। पहली बार जब आपने बात की थी तब अब्बा ने मेरा लाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। दूसरी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरे हाथ की चाय पीनी छोड़ दी थी। तीसरी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरे हाथ से दवाई लेकर डस्टबिन में फेंक दी थी। चौथी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया था। और नूस बाहर देखते हुए बोल रही थी। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी जैसे खुद से बात कर रही हो, लेकिन उसका लहजा, हाँ उसका लहजा, उसमें कुछ ऐसा था कि हाले ने बेख्तियार कर्ब से आंखें मींच ली थी। खुदा के लिए बात मत करिएगा, इस बार शायद वो मुझे सुल्तान मंजिल से ही ना निकाल दे। मुझसे ये आखिरी चीज़ मत छीनिए प्लीज़। उसने सफ़ीर की तरफ देख के कहते हुए बामुश्किल खुद को रोने से बाज रखा हुआ था। महर, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो यार, इस तरह मत बोलो, मुझे दुख हो रहा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। सफ़ीर उसकी आंखों में देखता बेबसी से बोल रहा था। ये दुनिया स्ट्रांग लोगों का इतना इम्तिहान क्यों लेती है सफ़ीर? वो ये क्यों नहीं समझती कि हम भी तो इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ अम्मी को अकेले नहीं मरना चाहिए था, उनको चाहिए था कि वो इस सड़क पे मुझे भी साथ लेके मरती, या फिर जब उनकी तलाक हुई थी ना तब मेरा गला घोंट देती। वो रोकन फैमिली के हर बच्चे को मर जाना चाहिए, है ना? उसके हलक में आंसुओं का एक गोला सा अटका था। वो ज़रा देर को रुकी थी, सवालिया नज़रों से सफ़ीर को देखती रही, शायद अपने सवाल का जवाब चाहती थी। और चंद लम्हे बाद फिर से बोलना शुरू हो चुकी थी। जब दो लोगों के दरमियान तलाक हो ना, उनको चाहिए अपने बच्चों के गले घूंट दिया करें, उनको चौक पे फांसी दे दे, उनको गोली मार दे, मगर उनको इस तरह ज़माने की ठोकरें खाने के लिए ना छोड़े। उसकी आवाज़ नम थी, वो जैसे बहुत तकलीफ़ से बोल पा रही थी। महर, हम सब है ना, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो, बड़ी अम्मी की जान बसती है तुम में। मेरी अम्मी तुम्हें इतना चाहती हैं, ताया, अब्बा, डैड, क्या वो सब कुछ भी नहीं? सफ़ीर ने जैसे उसको बहलाना चाहा था, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। पता है
कभी कभी मुझे लगता है काश मैं भी हाले की तरह अम्मी पे चली जाती। हाले तो अम्मी की बेटी नहीं है, लेकिन अब्बा फिर भी हाले में उनको देखते। अगर मैं भी अम्मी की तरह दिखती तब शायद वो मुझसे भी प्यार करते, लेकिन शक्ल से तो कुछ नहीं होता ना सफ़ीर। रिश्ते तो खून के होते हैं, मैं उनका खून तो हूँ ना। क्या उनका खून कभी जोश नहीं मारता? क्या मेरे वजूद से अम्मी की खुशबू नहीं आती उनको? कभी तो मुझे भी गले से लगा के देखे, मेरे सर पे भी हाथ रख दें। अम्मी तो उनकी महबूब औलाद थी ना, मैं उनका ही खून हूँ, उनकी ही बेटी हूँ। क्यों नहीं मानते वो ये बात? बोलते बोलते वो शायद थक चुकी थी, तभी आंखें मूंद ली थी, सर सीट की पुष्ट पे गिरा लिया था और आहिस्ता से बुड़बुड़ाई थी, अम्मी को चाहिए था मुझे साथ लेके मरती। हाले मसरूर सी सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा चुकी थी, मगर हारून शायद अपनी जगह से हिला तक नहीं था। हारून को लगा था शायद अब वो कभी उठ नहीं सकेगा। हाले ऊपर जाते हुए उसकी रूह भी ले गई थी। उसको दर्द हो रहा था, बेतहाशा दर्द। उसे लग रहा था कोई उसके दिल को मुट्ठी में ले रहा है। हाँ, उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हाले उसके अलावा किसी और की हो सकती है। वो तो हारून की थी। किस्मत ने ये कैसा खेल खेला था। लातादाद सोचे थी जो इस वक्त हारून शाहिद के जहन में आ रही थी। काफ़ी देर बाद वो मरे मरे कदमों से उठा था और सुल्तान मंजिल से निकल गया था। वो कब गाड़ी में बैठा, किस तरह घर पहुंचा, कमरे में कब गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर चीज़ स्लो मोशन में होती नज़र आ रही थी। वो अपने कमरे में आके धड़ाम से मुंह के बल अपने जहाज़ी साइज़ पलंग पे गिर गया था। काफ़ी देर यूं ही पड़े रहने के बाद वो इसी हालत में चीख चीख के अपनी माँ को आवाज़ें देने लगा था। मामा, मामा, मम्मा मैं मर रहा हूँ, मम्मा मैं मर जाऊँगा, मम्मा मैं मर रहा हूँ, मैं मम्मा। वो ज़यानी अंदाज में बेड पे औंधे मुँह लेटे अपनी माँ को आवाज़ दे रहा था। और फिर 2 मिनट बाद ही नवाल शाहिद भागती हुई उस तक आई थी। उसके कमरे में पहुँच के कुछ देर तो वो बिल्कुल गुमसुम खड़ी रही। हारून की हालत देख के उनका कलेजा मुँह को आ गया था और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने खींच के हारून को उठाया था और अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बेटा, मेरा हारून, क्या हुआ है मेरी जान? क्यों ऐसी हालत बना रखी है? हारून बच्चे बोलो, तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे बताओ, मेरा दिल फट रहा है। वो रोते हुए हारून का मुंह चूम रही थी और उससे सवाल किए जा रही थी। मामा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। हारून उनके सीने से चेहरा निकाल कर बोला था। कहाँ दर्द है मेरे बेटे को? मुझे बताओ क्या हुआ है? वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए बोल रही थी। यहाँ। हारून उनका हाथ पकड़कर दिल पे रखते हुए बोला था। मामा मेरी रूह निकल रही है, दिल बंद हो रहा है, मैं मर जाऊंगा मामा, मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ कुछ करें मामा, मुझे मरना नहीं है, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो फूट फूट कर रो रहा था। वो ऐसा ही था, कमज़ोर, मासूम, ज़रा ज़रा सी बात पे उदास, आसमान सर पे उठा लेने वाला। मेरा बच्चा क्या हो गया है? हाले ने कुछ कहा है ना? मुझे बताओ क्या कहा है उसने? वो बामुश्किल उसको चुप करवाते वो पूछ रही थी। मम्मा, हाले मम्मा, वो मेरी नहीं रही, वो किसी और की हो गई है। मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरा दिल फट जाएगा। कुछ करिए मम्मा, पापा को बुलाइए, उनको बोलिए, उनसे कहिए हारून शायद मर रहा है, उसका दिल बंद हो रहा है। मम्मा कुछ करें, मुझे हाले ला के दें प्लीज़ मम्मा, पापा को फ़ोन करें, उनको बुलाइए, उनको बोलिए मैं मर जाऊँगा, मेरा दिल फट जाएगा। उसके अल्फाज बेरब्त थे। उसने छीन लिया हाले को। मम्मा उसने डाका मारा है मेरे हक पे, उसको अल्लाह नहीं बख्शेगा, है ना मम्मा? उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा ना? उसने रुक के अपनी माँ से पूछा था। हाँ मेरा बेटा, उसको नहीं माफ़ करेगा अल्लाह। वो बेबसी और दुख से अपने बेटे को देखती हुई बोल रही थी। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सारे वहम सच निकले, हारून शाहिद हार गया है, मुझसे मेरी दुनिया छीन ली है उसने। उसको तरस नहीं आया मुझ पे, वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता? उसको बोलिए ये घर दौलत सब ले ले, मुझसे मेरी हाले को वापस कर दे, वो जो बोलेगा मैं करूँगा। वो ज़यानी अंदाज में चीख चीख के रोते हुए कह रहा था। नवाल शाहिद उसको सीने में भींचे हुए थे और उसको थपकते हुए दिलासे देने की कोशिश कर रही थी। अचानक हारून उनकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाते हुए ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ा था। नवाल बेबसी से उसको देखती रह गई थी। उनको पता था अब क्या होगा। और फिर अगले ही पल वो ड्रेसिंग की एक एक चीज़ उठा उठा के ज़मीन पे मारता जा रहा था। कुर्सी को ठोकर मार के दूर फेंक दिया था और पागलों की तरह चीख चीख के बोल रहा था। उसे एक बार फिर बचपन वाला दौरा पड़ा था। नहीं बुलाएंगे ना आप पापा को? नहीं करेंगे आप लोग मेरे लिए कुछ भी? मैं नहीं हूँ ना आपका बेटा? आपको परवाह ही नहीं है मेरी? मैं खुद को मार दूंगा मम्मा, सबको मार दूंगा। हाले मेरी है, वो उसको मुझसे नहीं छीन सकता। उसने अब अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। बुलाइए अपने शौहर को, करें कॉल, अभी के अभी बुलाइए। उनको बोलिए एक बेटा तो मर गया, अब दूसरे के मरने से पहले उसको बचा लें। वो बुरी तरह चीख रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर मुलाजमा दौड़ती हुई आई थी और फिर अगले ही पल कमरे की हालत और हारून का जुनूनी अंदाज देखकर बाहर की जाने भागी थी। उसको पता था अब क्या करना है।
नवाल बेगम उठ के उसके पास जाने लगी थी जब हारून की धाड़ती आवाज़ ने उनके पैरों को जंजीर किया था। मेरे करीब मत आना वरना मैं खुद को मार लूँगा। और नवाल बेबसी से होंठ काटते बहते हुए आंसू से वहीं खड़ी रह गई थी। उनका दिल कट रहा था। हारून को ऐसे देखकर उन्होंने फ़ोन उठाया था और डॉक्टर बशीर का नंबर मिलाने लगी थी। हारून मुसलसल चीख रहा था। जब उनको हारून के तीनों गार्ड्स अंदर आते दिखाई दिए थे, उनके पीछे मुलाजमा भी थी। तीनों भागते हुए आए थे और बर्क रफ्तारी से उसको अपने बाजुओं में जकड़ लिया था। वो थक चुका था, तभी मज़ाहमत तर्क करके खुद को उनके हवाले कर चुका था। आधे घंटे बाद नवाल ने डॉक्टर बशीर को आते देखा था। हारून उनकी गोद में सर रखे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह लेटा हुआ था। डॉक्टर ने हारून का चेकअप करके उसको सुकून आवर इंजेक्शन दे दिया था। वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सो रहा था। डॉक्टर ने नवाल बेगम को उसकी हालत के बारे में आगाह कर दिया था। उनका कहना था कि हारून ने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है और उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। उसको खुश रखिए और परेशानी की बातों से दूर रखिए। डॉक्टर ये कहकर जा चुके थे, लेकिन नवाल शाहिद का सुकून गारत कर गए थे। दरअसल शाहिद और नवाल को अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था, जैसा कि अमूमन ऐसे केसेस में होता है। एक बच्चा कमज़ोर होता है और दूसरा मजबूत। इस केस में हारून वो कमज़ोर बच्चा था। उसके असाब शुरू से कमज़ोर थे, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो हर छोटी छोटी बात पे इसी तरह तोड़ फोड़ करता रहता। ज़्यादातर ऐसा तब होता जब उसकी और हाले की लड़ाई होती थी। वो खुद पे काबू नहीं रख पाता था। डॉक्टर्स का कहना था कि उसको गुस्से पे काबू पाने की ज़रूरत है, लेकिन हारून की माँ कभी भी उसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाने के लिए राज़ी नहीं हुई थी। तब उन्होंने हारून को ये कह के डराया था कि अगर उसने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी तो वो उसको अमेरिका में भेज देंगी। हाले से दूर इसका नतीजा ये निकला कि अब उसने गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। किसी से लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया था और अब तो पिछले 10 सालों से उसने ऐसी कोई तोड़ फोड़ या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना भी छोड़ दिया था। नवाल बेगम को लगा था हारून ठीक हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। कम अज़ कम आज उनको इस बात का यकीन हो चुका था कि बच्चों को डरा धमका के उनकी बुरी आदतें नहीं छुड़वाई जा सकती। बीमारियाँ इलाज से ठीक होती हैं, धमकियों से नहीं। आज उन्होंने यह एतराफ़ किया था। सारी रात मेहर माँ ने आंखों में काटी थी। यूसुफ साहब की बातों से जो तकलीफ़ हुई थी, उसको आज वो सब बातें याद आ रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन आंसू शायद गले में अटक गए थे। उसकी माँ ने 6 साल तक उसको प्यार तक नहीं किया था, बस खामोशी से उसके काम करती रहती। कभी कभी तो उसके काम भी अपनी भाभी के ज़िम्मे करके खुद घंटों बैठी जाने क्या क्या सोचती रहती। वो बच्ची थी, माँ की तकलीफ़ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि उसकी माँ भी फरवा ममानी और मामा की तरह उसके साथ शॉपिंग करे, उसको अपने हाथ से खिलाए। मेहर माँ शुरू से ही बहुत हसास थी। उसको अपनी माँ की चुप बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो अभी इस सब की वजह और मतलब समझने के लिए बहुत छोटी थी। फजर की अजान हुए 15 मिनट गुजर चुके थे जब मेहर के वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई। उसने रात वाला ड्रेस पहन रखा था, मीठा मीठा सा मेकअप। वो आहिस्ता से उठी थी, बालों को जोड़े में बांधा, अलमारी से सादा कॉटन का स्याह सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद वो गीले चेहरे के साथ बाहर आई थी। उसके चेहरे से अब भी पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। दुपट्टा नमाज के स्टाइल से लपेट रखा था। बेड की साइड दराज से चाय नमाज उठा के वो बालकनी में आ गई थी। नमाज पढ़ के जो ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाया, उसकी आंखें भीगने लगी थी। चंद ही लम्हों में उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी सज़ा ख़त्म ही नहीं हो रही? अब्बा मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं मुझसे हाले जितना प्यार करते? मैं तो नगीन सुल्तान की बेटी हूँ ना, फिर क्यों नहीं वो मुझ में अपनी बेटी को नहीं देखते? या अल्लाह, मुझ पर रहम कर मेरे मालिक, मैं भी तो तेरी बंदी हूँ। उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे अल्लाह प्लीज़। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहती जा रही थी। काफ़ी देर रोते रहने के बाद अब उसका दिल हल्का हो गया था। वो उठी थी, जाए नमाज तय करके रखी और दोबारा बालकनी में आके खड़ी हो गई थी। उसकी निगाह जब नीचे लॉन की जानिब गई तो उसको सफ़ीर नज़र आया। वो शायद जॉगिंग से वापस आया था। उसके भूरे बाल माथे पे बिखरे थे। वो मुस्कुराते हुए मेहर को नीचे आने का इशारा कर रहा था। उसको देखते ही सारी कल्फत दूर हो गई थी। दिल का मौसम खुशगवार हो गया था। कौन सा गम, कहाँ का गम, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अगर ये भूरी आंखों वाला शख्स उसके साथ हो, ये शख्स मेहर माँ का इश्क था, इस बात में कोई शक नहीं था। वो जब नीचे गई तब तक सफ़ीर भी घर के अंदर आ चुका था। नाश्ता मिलेगा कज़न? उसको देखते हुए आशाश बशाश सा बोला था। जी बिल्कुल कज़न, क्यों नहीं मिलेगा? वो खुश दिली से बोली थी। तो बनाओ जल्दी से, और प्लीज़ कुछ हल्का फुल्का सा बनाना। कल भी हाले ने घी से भरे पराठे और मीठी चाय पिला दी थी। आज एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ा है मुझे, वो बेचारगी से बता रहा था। वो दोनों अब चलते हुए किचन की जानिब जा रहे थे। तो आप मना कर देते, नहीं खाते? मेहर किचन में आते हुए सहूलत से बोली थी। यही तो बात है,
उसको कौन मना करे, वो आम से लहजे में बोला था, मगर उसकी आंखों की चमक वो आम नहीं थी। महर ने जवाब नहीं दिया था, वो रुक के उसकी आंखों में देख रही थी। तो ग़ीबत हो रही है मेरी यहाँ? हाले की मशकूक आवाज़ पे सफ़ीर ठठक के मुड़ा था, जबकि महर माँ को कोई हैरत नहीं हुई थी। वो अब हाले के इन छापों की आदी हो गई थी। तुम रोज़ इतनी जल्दी उठ जाती हो कज़न, क्या रात में सोती नहीं हो? सफ़ीर अब शेल्फ पे बैठा उससे सवाल कर रहा था। मैं अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके उठी हूँ, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और ये फजर का वक्त है। ज़ाहिर है मुझे उठना ही था, वो आराम से बता रही थी। अच्छा अब इधर आओ, मेरे साथ नाश्ता बनवा दो। मिस मुसलमान महरमा अंडा फेंटते हुए बोली थी। प्लीज़ आप ही, ऐसे नाशुक्रों के लिए हाले सुल्तान नाश्ता नहीं बनाती। सफ़ीर को जताती नज़रों से देखती वो बाहर निकल गई थी। ये ऐसी ही है, एक पल में आसमान पे बिठा देती है और अगले लम्हे ज़मीन पे गिरा देती है। महरमा मसरूफ़ सी बोली थी। कोई बात नहीं, इसकी बातों का बुरा नहीं मानता मैं जाके फ़्रेश हो जाता हूँ, तुम नाश्ता बनाकर मुझे बुला लेना। वो ये कहता कमरे की तरफ चला गया था। महर उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रह गई थी। उसे कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। और अजीब तो मुझे भी लग रहा है। ये चल क्या रहा है यार? वो उससे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है, वो किसी और से शिद्दत से मोहब्बत करता है, वो आगे किसी और से शिद्दत से मोहब्बत करता है। ये चल क्या रहा है यार इस नावल में? मुझे इस नावल की अब तक यही समझ आ रही है कि महरमा सफ़ीर को पसंद करती है, सफ़ीर महरमा को पसंद करता है, और पता नहीं क्या चल रहा है यार। और हारून भी उसको पसंद करता है, और वो दोनों उन दोनों को पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। फ़नी ना, थोड़ा सा तो फ़नी था। खैर सही है यार, अभी तक तो मुझे इतना कोई ज़बरदस्त नहीं लग रहा। मैंने बड़ी तारीफ़ें इसकी सुनी थी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, लेकिन अभी 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि बस ठीक है। अभी तक तो कोई समझ ही नहीं आ रही, कोई कहानी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा कि मैं तीसरी एपिसोड भी पढूँ, आज की तारीख़ में रिकॉर्ड करूँ। सो दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू। आई डोंट नो कि इसमें आगे क्या होना है। अच्छा मैं डोंट नो वैसे मजाक से बोलती हूँ, दिस इज़ माई लैंग्वेज, मजाक वाली, ठीक है। सो बाकी के ये कि मैंने तो सोचा था ये अच्छा नॉवल होगा, मेरा तो दिल ही टूट गया यार, मुझे पसंद नहीं आ रहा। आगे अच्छा होगा क्या? मुझे कमेंट्स करके बताओ यार, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है अभी तो। चलो फिर मिलते हैं इसकी तीसरी एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।